हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इशरा, आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी वेट कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं। जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अयाज और बदर। बदर और अयाज, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कंजा, क्या हाल है सर? कंजा, तुम्हारा वो कम्प्रीहेंसिव तो नहीं होगा, तुम तो एमएस की स्टूडेंट हो। हाँ सर, आपने हमारे असाइनमेंट चेक किए? नहीं, मैंने चेक नहीं की, करूँगा। सर करिएगा, आपको मजा आएगा बहुत हमारा वाला कर। अभी तो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसके हवाले से बता दें कि इस वीक से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, जो भी हैं, आप लोग बना हम्म। लीजिए। 15-20 मिनट्स की जो है ना, अपनी प्रेजेंटेशन बना लीजिए। हाँ हाँ सर, आप वीक में 2 क्लासेस लेते हैं ना? फ्राइडे को भी एक लेते हैं और एक संडे को लेते हैं। तो हाँ, संडे की ऐसे ही। क्लास जो है, हाँ संडे की क्लास में हम लेक्चर ले लें और जो फ्राइडे क्लास होगी उसमें हम प्रेजेंटेशन के का दिन रख लें। फिर ठीक हर है। कोई जो है वो प्रेजेंटेशन एक सेशन में जितनी हो सकती है उतनी दे दे, फिर बाकी की रिमेनिंग अगले सेशन में कर दे। इस हम्म। तरह इजी हो जाएगा, सही है। है ना? हाँ, क्योंकि संडे में ना सारे अवेलेबल भी होते हैं। जी जी। तो फिर उस दिन आप क्लास रख लें। हम्म। हाँ, सही है। आज भी मुझे नहीं लगता, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स आएंगे, देख लेते हैं। आ जाएंगे सर इंशाल्लाह। उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर नजला हो रहा है आपको? मुझे खांसी हो रही है शदीद। टेस्ट नहीं करवाया मैंने अभी तक। आपकी आवाज आवाज से पता लग रहा है सर। और टेस्ट टेस्ट तो नहीं कराया मैंने अभी तक, लेकिन ये है कि गला दुख रहा है मेरा। सर टेस्ट करवाओगे तो कोरोना निकल जाएगा। सर क्या सिम्टम्स क्या क्या हो रहे हैं सर? यार, कल मुझे लग रहा था बुखार है जैसे मुझे, यानी जिसम थोड़ा सा गर्म हो रहा था और थकन हो रही है। देंगे सर, अगर 100+ टेम्परेचर है, जिसम में दर्द है और खुश खांसी अगर हो रही है ना आपको, खुश्क है। बलगम वाली नहीं, खुश खांसी। बलगम नहीं है, खुश्क है। हाँ तो फिर उसके बाद जो है ना वो मामला थोड़ा गड़बड़ है। और इसकी मेन एक दो सिम्टम्स और हैं आपकी, या तो सूंघने की हिस्स चली आएगी या मुंह जबान का जायका। आपको मिर्चे विर्चे कोई महसूस नहीं होंगी, कड़वाहट तो है यानी को हलक कोई में। खुशबू या कोई। तो फिर मैं तुम लोगों से मिलने आ जाऊँ, नहीं, इसका मतलब? स्मेल है आपकी नाक में भी? हाँ, स्मेल तो आ रही है, हल्की हल्की। बस ये जैसी स्मेल जाए ना फिर करा लीजिएगा टेस्ट। जैसे स्मेल जाएगी ना, मैं तुम लोगों के साथ पार्टी रख के ना तुम लोगों से मिलने आऊंगा। देखता हूँ आ जाए सर। टीचर अपने अच्छा, टीचर से। हमारे अंदर भी थोड़ी सी इम्यूनिटी आ जाएगी। सर एक सर 1 मीटर के फासले पे मिल लेंगे, कोई इशू नहीं नहीं नहीं, है। 1 मीटर पे नहीं भाई।
सर हमें फर्क नहीं पड़े, कोरोना में चाइना में वैसे गुजार दिया टाइम। कोरोना में गुजार दिया, चले अच्छी बात है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ना चाइना से बच के आ गए मुझे तो भी यहाँ सर कुछ मेरी भी तबीयत खराब हुई थी पिछले हफ्ते ना, यही सिम्टम थे। मैंने टेस्ट करवाया था चुखताई से, अल्लाह का शुक्र है नेगेटिव आया था। वैसे फ्लू भी तो चल रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में और स्टूडेंट्स आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता। ये उस्मान अभी डिस्कस हो रहा था कि आप लोगों को मैंने असाइनमेंट के टॉपिक्स दिए थे। आ रहे हैं एक दो स्टूडेंट्स और आ जाए। अच्छा, आप लोगों को मैंने कुछ टॉपिक्स दिए थे जिस पे आप लोगों ने असाइनमेंट्स भी जमा कराई है 24 आवर्स की। वो मैं देख लूंगा कि आप लोगों ने क्या किया है। अब उस पे जो है आपने पीपीटी प्रेजेंटेशंस भी देनी है, एटलीस्ट जो है 20 मिनट की, 20 से 25 मिनट की आपने बनानी है। यानी पूरा एक 40 मिनट का सेशन एक ग्रुप का होगा। तो उसको देख लीजिए आप लोग कब से कब देनी है। और वो ग्रुप वाइज होगी। जितने ग्रुप्स होंगे मैं उनसे पूछूंगा कि आप लोगों ने इसके अंदर क्या काम किए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ग्रुप ए किसका है पहला पहला? ग्रुप ए किसका है? किसी का भी नहीं है आप सब में से? उस्मान तुम्हारा कौन सा ग्रुप है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर वो लिस्ट में मैं होगा, दिशान याद अंसारी नहीं है। लिस्ट याद नहीं है? और नहीं सर। जवाद। तो आप लोग दे दोगे ना पहले पहले, तो कोई इशू तो नहीं है। कौन सर? हम उस्मान ग्रुप। उस्मान सर को बताएं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। ये फिर मैं बता दूंगा कि आप लोगों को कब कौन सी प्रेजेंटेशन देनी है, किस ग्रुप को देनी है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम जो है IEEE रेगुलेशन 2000 पूरा करा दिया था। मैं चाह रहा हूँ कि आज आपको एक वेबसाइट विजिट करा दें। बेशक वो सीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की हो या पंजाब की हो, जिसपे IEEE और उसके उससे रिलेटेड जो है जो भी चीज़ें डाली हुई हैं हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो मैं ओपन कर रहा हूँ गूगल को। आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को मेरी? जी सर आ रही है। एक मिनट, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, अमजद भी आ गए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ईपीडी पंजाब। फिर हम सिंध का खोलेंगे। और यहाँ पे एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। अच्छा, तो ये तो है हमारी epdpunjab.government.pk। ये तो पंजाब की है हमारी। और इसमें आपको ये फर्स्ट पेज नज़र आएगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज लिखे हुए हैं, अबाउट अस इनके बारे में लिखा हुआ है। तो नीचे हम इसको देखते हैं फर्दर इन्होंने क्या क्या, पोल्यूशन, वेस्ट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। अच्छा, इसमें जो हमारा जो मेन है ना, एक तो ये आपको नज़र आ रहा होगा EIA सेक्शन जो, इसको हम अलग से एक न्यू टैब में खोल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये हमने EIA का सेक्शन खोल लिया और यहाँ में जो है एक और है जिसको हम कहते हैं लीगल सेक्शन। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को ना? तो नीचे आएंगे, इससे नीचे देख लेते हैं प्रोजेक्ट्स कौन कौन से भी जमा हुए हुए हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक स्कीम है, जो कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया है, इनको दिया होगा। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज सेक्टर, तो ये सारा है इसके अंदर। ये नीचे कंप्लेंट्स हैं। और यहाँ पे आपको ना EIA रिपोर्ट्स मिलेंगी। ये EIA रिपोर्ट्स है सारी।
अच्छा, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जितनी भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं वो सीपा हो यानी सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हो या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट पंजाब हो, वो उसको इस पे डाल देता है, यानी वेबसाइट पे डाल देता है और हम उसको वहाँ पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये EIA की रिपोर्ट्स खुल जाएंगी, ये सारी रिपोर्ट्स पड़ी हुई EIA की, ठीक है। फॉर रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये इन्होंने यहाँ पे एक EIA रिपोर्ट जमा कराई है। हम इसको बाद में देखेंगे ये कैसी होती है और इसके अंदर सेक्शन कौन कौन से कवर किए हैं। फिलहाल जो है मैं आपको लीगल एरिया दिखाता हूँ। लीगल में सारे तो नहीं खुले हुए, एक मिनट। रिपोर्ट तो यही पड़ी हुई है। अच्छा, लीगल सेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। एक मिनट। यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन का कहाँ चला गया, इन्होंने कहाँ डाल दिया, किसी को पता है कुछ? यहाँ पे एक ऑप्शन था रूल्स एंड रेगुलेशन का, नहीं है यहाँ पे। चले मैं वो उठाता हूँ, सिंध का उठाता हूँ, EPD सिंध। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही है आवाज मेरी? अब बेहतर है, अब बेहतर है। ये जो भी बाहर है ना अपना ये साइलेंट कर ले। अच्छा जी, ये मैंने आपको ना सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सीपा का मैंने ये ओपन कर लिया है। इनकी वेबसाइट है epd.epa.sin.government.pk और इनके रूल्स मैंने निकाले हैं। तो यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ रेगुलेशन या रूल्स मिल जाएंगे। सबसे पहले वही EIA रेगुलेशन 2014, फिर इन्वायरमेंटल सैंपल्स रूल आ गए, यहाँ पे हैजर्डस सब्सटेंस रूल है और सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पेनल्टी रूल्स हैं, कितनी पेनल्टी लगेगी। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल रूल हो गया, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल हो गया, सिंध लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन हो गई। अच्छा, इसी तरह नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इसकी सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग पे भी रूल्स बने हुए हैं। इसी तरह सिंध सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड के रूल्स बने हुए हैं और स्मार्ट रूल बने हुए हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये थे IEEE रेगुलेशन। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इसी की वेबसाइट में से। ये बड़ा कर लें। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा होगा सिंध गवर्नमेंट का गजेट है, जिसपे हम पंजाब की तो हमने देखी थी जो कि IEEE रेगुलेशन 2000 थी। दिस इज IEEE रेगुलेशन 2014। तो सिंध में जो है सबसे पहले जो है 2014 में IEEE रेगुलेशन लॉन्च हुई थी या मार्च से वजूद में आई थी। इसमें सारी चीज़ें वही हैं, डेफिनेशन भी वही है, सब कुछ वही है। प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग एंड IEEE वो प्रोजेक्ट्स जिनकी IEEE की ज़रूरत होगी, वो प्रोजेक्ट्स जिनकी EIA की ज़रूरत होगी, यानी प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग एंड EIA, ये भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड है, प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग अ चेकलिस्ट, ठीक है। तो चेकलिस्ट जो है वो सिर्फ यहाँ पे वो भी सेक्शन 17 के अंदर आता है। सिंध में जो है सेक्शन 17 के अंदर आता है, हमने डिस्कस किया था। अब सेक्शन 17 के अंदर तीन चीजें, या तो वो प्रोजेक्ट्स जो कि जिनकी जिनकी IEEE नहीं है, वो प्रोजेक्ट्स जिनके EIA होगा, या वो प्रोजेक्ट जिनकी चेकलिस्ट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ सिर्फ हम चेकलिस्ट को देख लेते हैं, गो थ्रू करते हैं। ये सारा हमने पढ़ लिया था पिछले उसमें इसमें। हेलो, किसी को आवाज ना आ रही तो मुझे बता दे। सर आवाज बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है आपकी। अब सही है? देखिए अभी ये आप है पढ़ाएंगे तो स्केड्यूल 1, पता चलेगा। ये है स्केड्यूल 1। स्केड्यूल 1 में वही सारी चीजें, वो प्रोजेक्ट जिनकी जिनकी IEEE होनी है। ये अयूब क्या हो रहा है, बार बार क्यों ऑनलाइन हो रहे हैं आप? वो प्रोजेक्ट जिनकी IEEE होगी, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था पिछले उसके अंदर।
ये तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, माइनिंग, स्टील, री रोलिंग, रिसाइकलिंग प्लांट्स हो गए, क्रशिंग, ग्राइंडिंग के, स्मेल्टिंग प्लांट्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के हो गए। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी आईडब्ल्यू होगी। इसी तरह स्केड्यूल 2 में आ जाए, तो स्केड्यूल 2 कौन से हैं? वो प्रोजेक्ट्स, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग एन ईआईए। तो यहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स होंगे जिनकी ईआईए होनी है। तो इसमें एनर्जी सेक्टर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। पंजाब वाले में जो है वो एनर्जी से रिलेटेड डिफरेंट है, यहाँ यहाँ भी तकरीबन उसी से मिलता जुलता ही है। फिर आ जाए आप, असल चीज़ जो मैंने दिखानी थी वो ये था कि यहाँ पे स्केड्यूल 3 भी है। स्केड्यूल 3 अंडर सेक्शन 17, यानी लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग एन इन्वायरमेंटल स्क्रीनिंग थ्रू चेकलिस्ट। कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स जिसकी ना आईडब्ल्यू होगी ना ही उसकी ईआई होगी, तो उन प्रोजेक्ट्स का क्या किया जाए? उन प्रोजेक्ट्स की चेकलिस्ट है। लाइक एक प्रोजेक्ट है कमर्शियल, देखें आपको पता है 6 से ऊपर ऊपर की जो बिल्डिंग्स होती हैं, यानी 6 मोर देन 6 जो होती हैं, 6 to 15, 6 से 15 के अंदर अंदर जो बिल्डिंग तामीर होगी, जो हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, उसकी हमेशा आईडब्ल्यू होगी। इसी तरह 15 प्लस होगी, यानी 15 से ऊपर 30 मंजिला हो, 40 मंजिला हो, उसकी हमेशा ईआई होगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग एनवायरमेंटल स्क्रीनिंग थ्रू चेकलिस्ट। ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, कहीं पे कोई ऑफिस कंस्ट्रक्शन हुई है तो उसकी हमेशा क्या बनेगी? चेकलिस्ट बनेगी। इसी तरह स्मॉल कमर्शियल बिल्डिंग्स है, ऐसी बिल्डिंग जो कि स्मॉल कंस्ट्रक्शन है लेकिन वो कमर्शियल है, तो और उसकी रेंज क्या है? 1 to 6, क्योंकि 6 से अबव जो है वो आईडब्ल्यू में चला जाएगा। तो 1 to 6 की रेंज होगी, वो उसकी चेकलिस्ट बनेगी। होम इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो घरों के अंदर लोगों ने खोले हुए हैं। हमारे यहाँ जैसे लालू खेत की तरफ चले जाए, लोगों ने जो है प्लास्टिक के कारखाने घरों में भी खोले हुए, तो उसकी चेक, अगर ऐसा कोई कारखाना खुलने जा रहा है तो उसकी हमेशा चेकलिस्ट फाइल होगी। वेयर हाउसेज हो गए, वेयर हाउसेज की चेकलिस्ट बनेगी। मैरिज हॉल्स, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, मैरिज बैंक्वेट फैसिलिटीज, ठीक है। इसी तरह मैरिज के हैं या बैंक्वेट फैसिलिटीज है, हमारे यहाँ लाइन से मैरिज, लोग मैरिज ब्यूरो, सॉरी मैरिज या बैंक्वेट फैसिलिटीज खोलते हैं, तो उसकी भी इन्वायरमेंटल अप्रूवल की ज़रूरत है। तो इन्वायरमेंट की डिमांड देखें कितनी है कि एक बंदे ने अगर मैरिज हॉल भी खोलना है तो उसको सीपा से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लार्ज स्केल मोटर व्हीकल वर्कशॉप्स, इसी तरह किसी ने लार्ज स्केल बड़े पैमाने पे एक मोटर व्हीकल वर्कशॉप खोलनी है तो उसको भी चेकलिस्ट जमा करानी। रेस्टोरेंट्स या फूड, ये मुझे नजर नहीं आ रहा क्या है। रेस्टोरेंट्स जो है या फूड कोर्ट्स होते हैं, तो इनको भी चेकलिस्ट की जरूरत होती है। आपको पता है एक मैटर उठा था, शान के जो यूनिट है, एक इन्होंने ऐसी जगह पे लगा दिया था जहाँ पे ये मसाला सर, शान मसाला गुड, जी जी शान की बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने कोरंगी में अपना एक यूनिट लगाया जिससे वो क्या कर रहे थे? सिर्फ मिर्चों की सफाई, मसाले की ना सफाई कर रहे थे, जिसे कहते हैं ना छांटी करना है, क्रशिंग करना। तो हल्की सी वो उसकी क्रशिंग करिए, पीस रहे थे दूसरे अल्फाज में मशीनों के जरिए। तो उससे क्या हुआ था, वो जो मिर्चे या मसाला था वो उड़ के जो है, बराबर में कुछ घर थे, मकानात थे, उन लोगों ने फिर शिकायत की कि शान की वजह से हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। बराबर में हॉस्पिटल है सर। कहाँ पे? शान के बराबर में हॉस्पिटल है, जिन्होंने केस किया था उनपे। जी, हॉस्पिटल था या कोई रेजिडेंस था, मुझे दोनों नहीं किया था, रेजिडेंस भी शामिल था उसके अंदर। तो उस पे जो है ना, इन्होंने मिनिस्ट्री तक जो है एक लेटर लिखा था कि शान जो है ये एक्टिविटी कर रहा है और इसकी कोई अप्रूवल नहीं हुई, इन्होंने कोई फाइल नहीं किया। तो बहरहाल वो केस गया था आगे तक। तो इस वजह से ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी इन्वायरमेंटल अप्रूवल की जरूरत होती है, क्योंकि एसोसिएटेड है। हाँ जी बोले। ये चेकलिस्ट समझ नहीं आई, दो चीजें जो समझ आ गई। ये चेकलिस्ट से क्या मुराद है कि मतलब इसका ना तो कोई कंसर्न ईआईए से होगा ना कोई आईडब्ल्यू से होगा? नहीं, ना ये आईडब्ल्यू से होगा ना ईआईए से होगा। एक चेकलिस्ट होती है जिसमें खाली टिक करना होता है कि यहाँ पे कोई आबादी तो नहीं है, यहाँ का स्लोप कितना, वो मैं दिखा दूंगा आपको एक चेकलिस्ट ना, कि चेकलिस्ट बनती कैसे। ठीक है, ठीक है सर। इसी तरह रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड्स, स्मॉल रोड्स इन अर्बन एरिया एंड फॉर्म टू मार्केट रोड्स मोर देन 2 किलोमीटर। ऐसी ऐसी रोड जो कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा की हो वो बनने जा रही हैं, या फिर स्मॉल रोड्स की जो बाज़ दफ़ा आपने अर्बन एरिया के अंदर देखा होगा कि बाज़ दफ़ा रोड्स ऐसी होती हैं कि उनकी
रिहेबिलिटेशन होती है, मतलब हाँ हसान अहमद कोई बात है? जी सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि अभी चेकलिस्ट के हवाले से जो बात हो रही थी, जैसे IEEE और EIA का की तो ये रिक्वायरमेंट है कि वो प्रायर टू कमीशनिंग ऑफ प्रोजेक्ट होना चाहिए। ये भी ऐसे ही है। ये भी ऐसे ही है। जो जो इंडस्ट्रीज या जो जिस सेक्टर ने पहले बन चुके हैं वो उनके लिए एक होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। उसमें नहीं कुछ देखिए, चीजें लिखी होती हैं जो हर मैं आपको साल बताऊं, रिन्यू। ये जो सेक्शन 17 है ना, टोटल सेक्शन 17, सेक्शन जी जी 17 के अंदर स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3 तीनों आते हैं सेक्शन 17 के अंदर। ये जी आपको सर। साइड में लिखा हुआ नजर आ रहा है EIA IEE रेगुलेशन 2014, तो ये पूरा आता ही सेक्शन 17 के अंदर है, सीपा एक्ट के। ठीक है ये तो सर, मैं मैं बता बस चुका हूँ। ये चीज मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जो कंपनीज जमा वो करवाती हैं सेक्शन उसके 20 है। अप्रूवल के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये चेकलिस्ट के अगेंस्ट में भी कोई उनको देखिए ईयरली बेसिस पे मैं या आपको, क्वार्टरली कुछ। होता ये है कि एक प्रोजेक्ट जो है पहले से काम कर रहा है, 2014 से पहले से काम कर रहा है, तो अब उसकी सिटिंग नहीं है, वो पहले से ऑपरेशन फेज में है, तो अब उसको सेक्शन 20 लगता है, तो उस सूरत में वो EMP जमा कराएंगे। समझ में आई हसन? जी सर, वो EMP जमा करवाएंगे, लेकिन अगर वो इस वाली कैटेगरी में लाए करेंगे चेकलिस्ट वाली अगर वो में। इस वाली कैटेगरी में लाए करेंगे तो फिर उनको पहले ये जमा करानी है, उसके बाद जो है उसका बैकअप लेना है थ्रू EMP। अच्छा ठीक है, फिर वो यानी EMP में जो भी उनकी हाँ, रिक्वायरमेंट्स होती है वो अगर फुलफिल करते कंपनी रहे। ने कंस्ट्रक्शन कर दी और कंस्ट्रक्शन करने के बाद उन्होंने चेकलिस्ट नहीं जमा कराई या IEE जमा नहीं कराई या EIA फाइल नहीं कराई, तो कंपनी इज गिल्टी। कंपनी ने यस सर। क्योंकि सेक्शन 17 पूरा प्रोपोज्ड पे होता है। प्रोपोज्ड का मतलब ये है बिल्कुल कि आपने कंस्ट्रक्शन से पहले ये फाइल करनी है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? अगर ठीक है जमा सर, नहीं समझ कराएंगे तो गया। कंपनी के ऊपर वायलेशन लगेगी, एक बिल्कुल लाख सर, रुपए ठीक है जुर्माना सर। लगेगा, ठीक है? इसी तरह ओके सर, रिकंस्ट्रक्शन थैंक यू। रोड्स का हो गया। ऑन फार्म डैम्स एंड फिश फार्म, ये क्या होते हैं ऑन फार्म डैम्स एंड फिश फार्म? फिश फार्म तो आपको पता है, कराची के अंदर तो फिश फार्म बहुत कम है, इंटीरियर सिंध में फिश फार्म बहुत लगते हैं। तो छोटे छोटे डैम्स हैं या फिश फार्म्स हैं तो इसके लिए जो है वो चेकलिस्ट जमा होगी। पल्सिस मिल्स, पल्सिस मिल क्या होती है? सर मसाला, नहीं, ओ पल्सी, दालें दालें। दालें दालें दालें, गुड। दालों की जो मिल्स होती हैं, दालों की छटाई के लिए, सफाई या उसकी जो क्रशिंग होती है, क्रशिंग तो नॉर्मल दालों की नहीं होती, लेकिन उसकी सफाई के लिए जो मिल्स लगती हैं उसकी चेकलिस्ट जमा होगी। फ्लोर मिल्स, फ्लोर मिल से एक बात मुझे समझ में आती है कि हमारे यहाँ तो जगह जगह फ्लोर मिल्स खुली हुई हैं। या आप गनी, अगर आप कहाँ चले जाए इस साइड पे, अगर आप है बनारस की सर तरफ, बनारस, हमारे बिल्कुल घर के बिल्कुल अपोजिट है सर। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ पे इतनी सारी फ्लोर मिल्स हैं, तो क्या उन्होंने चेकलिस्ट कभी जमा कराई है या उससे रिलेटेड कुछ ऐसा काम किया है इन्होंने? तो ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोर मिल्स को भी अगेन देखें, जहाँ पे फ्लोर मिल होगी अल्टीमेटली वहाँ पे जो है क्रशिंग होगी। जब क्रशिंग, दाना पीस के जो है वो आटा बनाया जाता है, गंदम पीस के आटा बनाया जाता है, जहाँ जहाँ पे गंदम पिस रही होती है, चक्की जिसको चक्की कहते हैं, चक्की की भी चेकलिस्ट जमा होनी चाहिए, उसूलन के उस चक्की से कोई आसपास की आबादी डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। इसी तरह प्रोजेक्ट्स प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी स्मॉल स्केल, बहुत स्मॉल स्केल पे बाज़ दफ़ा हम ऐसा करते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी चेक करने के लिए, लाइक हमने क्या लगा लिया, हमने लाइन से जो है वो लगा दिया, क्या नाम है ये जो हमारे नहीं आता कि सोलर प्लांट लगा दिया, सोलर प्लांट लगा दिए, तो इससे पहले भी उसकी चेकलिस्ट जमा होनी चाहिए। इसी तरह लाइनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग माइनर कैनाल्स एंड, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, वाटर कोर्सेज, पानी के कुछ रास्ते हैं या छोटी छोटी वाटर कैनाल्स हैं, ठीक है, माइनर कैनाल्स हैं, छोटे छोटे नदी नाले जो बनाए जाते हैं, उसकी भी चेकलिस्ट होगी। कैनाल्स क्लीनिंग, अगर हम नहरों की सफाई कर रहे हैं उससे पहले उसकी भी चेकलिस्ट बनेगी। फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग ऑपरेशन, इससे क्या मुराद है? यहाँ पे लिखा है रेन हार्वेस्टिंग और फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सर फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग में वो चीज़ें आ जाती, मिसाल के तौर पे कुछ फॉरेस्ट होते हैं जो यानी वो यूज कर रहे होते हैं अदर रिसोर्स प्रोडक्शन वगैरह में इस्तेमाल होती है ना जो लकड़ी, तो उसकी हार्वेस्टिंग के लिए यानी अगर कोई अपना हार्वेस्ट वुडन किसे वर्क कहते की हैं कोई। हसन? सर उसको जमा करना यानी उसको कह लें कि एक्वायर करना। ठीक है, और रेन तो हार्वेस्टिंग? रेन हार्वेस्टिंग में सर वो होता है जिस तरह, ये तो लाहौर में कुछ प्रोजेक्ट्स लगे भी हैं इसके,
यानी उन्होंने जो है ना वो काफी ह्यूज स्केल के टैंक्स बनाए अंडरग्राउंड, जिसमें वो रेन ऐसे वाटर को जो कराची है में भी बने हुए हैं। इसकी एग्जांपल आर्टिस्टिक इंजीनियर्स और आर्टिस्टिक फैब्रिक एंड वो तो गारमेंट है, जिन्होंने इंडस्ट्रीज अपनी खुद बिल्डिंग कर में रही होंगी। प्रोविजन लगाया। तो वो छोटे देखें, अगर इंडस्ट्री अपना खुद रेन हार्वेस्टिंग या वाटर हार्वेस्टिंग कर रही है तो उसके लिए भी वो चेकलिस्ट जमा कराएगी। वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जी सर, ऑब्वियसली क्योंकि मॉडिफिकेशन हो रही है ना उसके ऑपरेशंस में। हाँ, ये होते करते क्या है कि वो रेन को इकट्ठा करके उसको हार्वेस्ट करके उससे पानी बनाते हैं। इसी तरह फॉरेस्ट को वो पता नहीं क्या उससे हार्वेस्टिंग करके उससे वो कोई लकड़ी का काम कर रहे होते हैं। बहरहाल ऐसा अगर कोई एक्टिविटी है तो उसकी भी चेकलिस्ट ज़रूरी है। और इसके नीचे मेरे ख्याल में हाँ ये आ गया मजीद रूरल स्कूल्स। ये देखें, ये बिल्कुल हमें नहीं पता इस चीज़ का। रूरल स्कूल्स, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एंड रूरल एंड बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैविंग एटलीस्ट 10 बेड्स कैपेसिटी। ये अक्सर लोगों को नहीं पता। स्कूल्स वाले भी इसके अंदर आ रहे हैं कि वो इन्वायरमेंट की अप्रूवल लें। ठीक है, रूरल स्कूल यानी अर्बन की बात नहीं हो रही, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी है, ऐसे कोई स्कूल बनने जा रहा है तो इन्वायरमेंटल चेकलिस्ट जमा कराएगा। इसी तरह रूरल एंड बेसिक हेल्थ यूनिट्स, हमारे यहाँ BHU बनते हैं। BHU का मतलब ये होता है बेसिक हेल्थ यूनिट। तो ऐसे BHUs नॉर्मली शहरों में तो नहीं होते, लेकिन देहातों में ना आप देखेंगे बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं जिसका अगर कैपेसिटी 10 बेड से ज़्यादा है। अगर 100 बेड से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, कौन बताएगा मुझे। अगर एक हॉस्पिटल है जिसकी कैपेसिटी 700 बेड की है तो वो क्या फाइल करेगा। सर EI होगा पक्का जी, क्योंकि 50 बेड के ऊपर IEEE होता है। 50 बेड के लिए 50 से मेरे ख्याल में 100 तक का है जी हाँ, जी, और 100 से ऊपर जो है वो फिर EIA पे जाएगा। EI है सर, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक बड़ा इम्पैक्ट रखता है। बड़ा हॉस्पिटल होगा, ऑपरेशंस बहुत हाँ ज्यादा होंगे, सही, मल्टीपल ऑपरेशंस होंगे, वहाँ तो पे उसकी EIA लेबोरेटरीज भी होगी। होंगी, गुड, ऑपरेशंस भी होंगे, वहाँ पे वेस्ट भी लेबोरेटरीज भी जनरेट होंगी। होगा, हैजार्डस वेस्ट भी होगा, हॉस्पिटल वेस्ट भी होगा। जी हाँ, तो उसके लिए उसको कैसे मैनेज करना है, इंसिनरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो जैसे आगा खान अगर अपना एक यूनिट लगाना चाह रहा है इंटीरियर पंजाब में, इंटीरियर सिंध में एक बहुत बड़ा यूनिट लगाना चाह रहा है तो अल्टीमेटली उसकी EIA होगी। लेकिन ऐसा ऐसा BHU, ऐसा बेसिक हेल्थ यूनिट जो कि 10 बेड कैपेसिटी से ज़्यादा हो या 10 बेड कैपेसिटी से सॉरी कम सर हो। इसकी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। अभी एक ये साउथ सिटी हॉस्पिटल है ना, बिल्कुल वो एक बिल्कुल अपना जानता हूँ। यूनिट बना रहा है अपनी बिल्डिंग के बराबर में अलग से, पीछे की जिसके तरफ, अंदर वो कोविड से रिलेटेड ट्रीटमेंट देगा ना। पीछे की तो तरफ। उसकी फाइनेंसिंग के लिए आया था हम्म, हमारे पास, तो उसके लिए भी हमने यही रेफर किया था कि आप IEEE करवाएं, क्योंकि वो कह रहा था कि बिल्डिंग में कुछ 25 से 30 बेड की फैसिलिटी होगी। हाँ तो 25 से 30 का मतलब ये है 50 पे होता है वैसे IEEE। नहीं, होता होता तो है 50 पे ही, पर अब देखें चेकलिस्ट में भी इतना कोई क्लियरली डिफाइन नहीं है। हाँ वो तो हमने डिफाइन नहीं उसको किया ये उन्होंने। सजेस्ट किया कि आप हाँ IEEE की बेसिस पे ही कांटेक्ट करें एजेंसी पे। ठीक बाकी अब जो वो रेफर करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी सबमिशन करवाएं। ठीक है। इसी तरह लाइन किलिंग्स, BTS टावर। सर BTS टावर क्या, BTS हाँ BTS BTS टावर क्या होते हैं। सर ये टेलीकम्युनिकेशंस के टावर बेस वगैरह। ट्रांसक्शन सिस्टम। कौन सा, बेस ट्रांसक्शन सिस्टम। ये शहरियार यही वाला है जो हमारे यहाँ पोल लगते हैं बड़े बड़े यूफोन के। बीटीएस टावर जो जोंग का टावर, यूफोन का टावर जो हमारे तो कराची में हमारे लगा यहाँ हुआ तो है। हमारे यहाँ तो कोई दोस्तों इसकी चेकलिस्ट जमा नहीं होती। आप देखें नहीं नहीं हमारे, सर, मैंने ही 50 करवाई है। तुमने 50 कराएगी, हमें तो आज तक ऐसा कोई काम नहीं मिला। मैं अपनी एग्जांपल दूं, आप हमारी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बिल्कुल बराबर वाले फ्लैट के ऊपर एक बहुत बड़ा टावर लगा हुआ है। BTS टावर ही है, मुझे नहीं पता उसकी अप्रूवल इन्होंने ली होगी नहीं ली होगी, बिकॉज इट इज हैजर्डस। ये भी हैजर्ड है ना, रेज होती है इसके अंदर, रेडिएशन होती है। सर होती हैं, अप्रूवल होती हैं बीटीएस टावर की ना। अच्छा, बाज़ औक़ात ये कंस्ट्रक्शन से पहले हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ना कंस्ट्रक्शन वो के बाद लगाने होती है। के बाद इसके। सही। इसी तरह हो गया लाइम किलिंग्स। लाइम किलिंग्स मतलब ऐसे ये जो जिसको कि चिमनी किलिन यही होता है ना, सर भट्टी भट्टी चूल्हे भट्टी की कह ले भट्टी। आप, भट्टी कह ले, चिमनी कह ले। तो जहाँ पे लाइम को या चूने को जलाया जाए, भट्टी है उसकी। इसी तरह आइस फैक्ट्रीज एंड कोल्ड स्टोरेज। आइस फैक्ट्रीज एंड कोल्ड स्टोरेज की चेकलिस्ट बनेगी।
सर ये IEE में होना चाहिए कोल्ड स्टोरेज। वही मैं कह रहा हूँ ना, सर देखिए पंजाब वाले IEE में कंसिडर करते हैं इसको। यहाँ पे भी IEE में होता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने आइस फैक्ट्रीज तो लिखा है, आइस फैक्ट्री की IEE होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बात लिखी है आइस फैक्ट्रीज एंड कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज को यहाँ पे भी डाला हुआ है। और अगर मैं ऊपर जाऊँ सेक्शन स्केड्यूल 1 के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको एक चीज मिलेगी, यहाँ देखिएगा ये भी लिखा हुआ है। देखिए खुद ये लोग कंफ्यूज्ड हैं। मैं शहरियार तुम्हें एक टॉपिक दिया था ना कि इनके फ्लॉज निकालो। अब देखो यहाँ पे स्केड्यूल 1 है और यहाँ लिखा है एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज। यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग पैकेजिंग फॉर्मुलेशन। यहाँ क्या लिखा है देखें, कोल्ड स्टोरेज, लेकिन उसके आगे कंडीशन लगाई है एंड वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ, ये जो बात कर रहा है ना, ये सिर्फ पोल्ट्री, लाइव स्टॉक, स्टड एंड फिश फार्म की बात कर रहा है। ठीक है, और वहां पे जो बात कर रहा है ना, वो जर्नल बात कर रहा है। नहीं, तो वहां पे इन्होंने आइस फैक्ट्री लगाई हुई ना, यहाँ पे कह रहे हैं आइस फैक्ट्रीज एंड कोल्ड स्टोरेज। बात तो कोल्ड स्टोरेज दोनों में, मतलब दोनों में गैस यूज होती है। कूलिंग के लिए कोई ना कोई गैस ये लेते हैं, बाज़ जगह अमोनिया होती है। हमने भी एक प्रोजेक्ट किया था, तो वो इसी चक्कर में कि भाई इसकी चेकलिस्ट बनेगी या इसकी IEE बनेगी। क्लाइंट खुद कंफ्यूज था, मैं क्या करूं इसका। तो शहरियार क्या होना चाहिए इसका? सर IEE होना चाहिए इसका IEE होना चाहिए। चलें, लेकिन चेकलिस्ट में हमारा मैटर निकल गया था। कॉटन ऑयल मिल्स, कॉटन ऑयल मिल क्या होती है? सर ये कॉटन जो मिल को सुना है कॉटन मैंने। के वो होते ना प्लांट्स, तो ये तो जब हम उसमें से सर, कॉटन कलेक्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद जो उसकी डंडियां सी बच कॉटन जाती से हैं, भी उसमें तेल से निकाला ऑयल जाता है निकलता क्या? है। उसके पौधे में से निकलता है बिल्कुल सर। निकलता है सर। सर उनका बीज होता है, कॉटन के अंदर बीज ठीक है, होता है। उसकी अगर कोई ऑयल मिल लगेगी तो सर इसका बाई प्रोडक्ट है ऑयल। सही। तो उसकी सर जो चेकलिस्ट बनेगी। खली वगैरह मिलती है ना जानवरों को खिलाने के लिए, हाँ, वो इसी की बनी हुई होती है। हाँ जो वही उसमें से वो तेल निकल होती है जाता ना, है, वो बच जाता है। डंडियां सी होती है ना इनका, जो यानी पौधा जो होता है उसमें से कॉटन कलेक्ट करने के बाद जो है ना इसका तेल निकाल देते हैं, उसके बाद सुखा देते हैं तो वो खली बन जाती है। ठीक है। अच्छा, द मोस्ट, पंजाब में तो सर बहुत जगह मिलेगी आपको। नहीं पंजाब में तो जगह जगह है। कंस्ट्रक्शन ऑफ LPG CNG फिलिंग स्टेशन एंड पेट्रोल पंप्स। मैं अगेन इससे एग्री नहीं करूंगा। पेट्रोल पंप, फिलिंग स्टेशन, CNG LPG, और ये अगर इनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इनकी आबादी के अंदर अंदर ही होती है, लेकिन ये इसको चेकलिस्ट पे फॉलो नहीं करना चाहिए। उसूलन इट मस्ट बी इन क्या कहते हैं, स्केड्यूल 1 में होना चाहिए। अगेन इन्होंने इसको चेकलिस्ट में डाला हुआ है। सर वही अर्ज है ना सर, देखो ना पेट्रोल पंप और क्या नाम है LPG और CNG, बड़े बड़े जो स्टेशन, जो सबसे खतरनाक चीज है, वही लोगों ने चेकलिस्ट में डाला हुआ है ना हाँ सर। वही ना, इसको थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो इम्पैक्ट असेसमेंट में जाना चाहिए कि लोग अगर इस पे कोई शोर करना चाहें कि भाई यहाँ पे पंप नहीं खुलना चाहिए, तो ये भी रिवाइज होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन, ज्यादातर सर, ज्यादातर आपने देखा होगा सर, सोसाइटी के अंदर वो मतलब लोकेलिटी के अंदर बनी हुई होती है CNG और LPG और इस तरह के ना सर पेट्रोल पंप। इनकी अप्रूवल हो जाती है। जिस तरह गुलशन में एक है, वो अभी सील हुआ है सर, वो क्या नाम, हाँ, मुस्तफा मेडिकल सेंटर के बिल्कुल पास। बिल्कुल, वो हमारे जहाँ पे बैतुल मुकर्रम के बिल्कुल सामने है वो शेल मुस्तफा पंप मेडिकल। था, जी जी सर। हाँ, वो पंप बिल्कुल बंद हो गया है क्योंकि वो लीगली सही नहीं था, उसकी सिटिंग सही नहीं थी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ LPG CNG फिलिंग स्टेशन एंड पेट्रोल पंप्स, अगेन ऐसी चीज़ों का जो है चेकलिस्ट नहीं इनकी, तो इन्वायरमेंटल अप्रूवल, वो सॉरी सेक्शन 2 या स्केड्यूल 1 या 2 में होने चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया चेकलिस्ट के हवाले से। ये स्केड्यूल 3 जो है ये आपको पंजाब या बलूचिस्तान के एरिया में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ सिंध के अंदर स्केड्यूल 3 आता है। बाकी चीज़ें हमने पहले से देख ली थी। तो फिलहाल इसके अंदर डिस्कस करने का जो आज की क्लास थी वो यही था। अच्छा, मैं आपको बस ये इसके अंदर ये भी बता दूं कि अब जो है वो प्रेजेंटेशंस के हवाले से आप लोग तैयारी शुरू कर दें, और जो भी ग्रुप पहले देना चाह रहा है वो मुझे बता दे। उस्मान, आपका ग्रुप रेडी है? असल में मेरा गला साथ नहीं दे रहा मेरा। सर हम इसके बाद वाले सेकंड नंबर पे देंगे सर। तो कौन सा ग्रुप रेडी है? ग्रुप 1 किसका था?
सो सीरियल वाइज कर लें, जो ग्रुप ए था फिर देन बी। ग्रुप ए किसका था? सीक्वेंस में कर ले, ज्यादा बेहतर है। तो फिर ग्रुप ए की रख ले पहले। जी सर, एक ही रख लें। तो ग्रुप ए आप लोगों ने तैयारी करनी है। मैं हो सकता है संडे को ले लूँ आपसे एक प्रेजेंटेशन। तो परसों ऐसा है नहीं, 2 दिन बाद संडे है। सर किंजा के ग्रुप की ले लें। क्या कह रहे हैं? प्रेजेंटेशन पहले। क्या कह रहे हैं? किंजा के ग्रुप की प्रेजेंटेशन पहले रख लें। किसके ग्रुप की? किंजा के ग्रुप की, किंजा के ग्रुप की। कंजा के ग्रुप की। कंजा ठीक है। नहीं सर, हमारी अभी तैयारी नहीं है। हमारा तो ग्रुप ही एंड में है सर, हम लोग एफ हैं। तो फिर ए वाले जो भी थे, ए वाले जो भी हैं वो अपने ग्रुप। उस्मान हमसे पहले सर इसकी रखवा लें। उस्मान और कंजा की दोनों की पहले रखते हैं ना। नहीं सर, हमारी नहीं, सिर्फ उस्मान की। चले ठीक है, आप लोग जो भी ग्रुप ए होगा वो अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी शुरू कर दे। और ये बहरहाल ये लेक्चर तो सिर्फ छोटी सी डिस्कशन थी। प्रेजेंटेशन रखना शुरू कर दें। 20 मिनट्स की प्रेजेंटेशन होगी आपकी, मोर देन 20 मिनट से ज़्यादा की होगी। और बाकी जो है यानी पूरा एक 40 मिनट का सेशन आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में रखना है। अच्छा सर, पर पर्सन मतलब 10 मिनट्स होगा? क्या कह रहे हैं सर? मतलब 4 बंदे एक ग्रुप में, तो एक बंदे के 10 मिनट होंगे तकरीबन। यानी आपने 30 to 35 मिनट्स में वाइंड अप करना है। और उसके बाद जो है वो 5-10 मिनट की आपसे क्वेश्चनिंग होगी। सही है सर। ठीक है, टॉपिक्स मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। फिर मैं जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो मैंने आपको क्या कहते हैं, EI रिपोर्ट क्या होती है, IEEE रिपोर्ट क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, वो भी इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। एक आध EI रिपोर्ट भी देख लेंगे, यहाँ से पढ़ी भी होगी EI रिपोर्ट, ये पढ़ी हुई मैं शेयर करता हूँ। ये रिपोर्ट पढ़ी हुई है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये देख लेते हैं खोल के कैसी है ये। नजर आ रही होगी आपको? ये किसने बनाई है? ECSP, इन्वायरमेंट एनर्जी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज पंजाब। ठीक है, इन्होंने बनाई है। ये स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान है फॉर रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और इन्होंने सबमिट कराई है। तो ये पूरी एक रिपोर्ट है। चल नहीं, ये पूरी रिपोर्ट है, इसको हम एक दफ़ा देख लेंगे। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हुए, कौन कौन से सेक्शंस होंगे, इसके अपने रिपोर्ट के कितने सेक्शन हैं। ये भी एक मतलब क्या कहते हैं कला है। अगर आपको इस पे ग्रिप हो गई तो इसमें एक अच्छी अर्निंग हो सकती है। ये शहरियार स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान कोई नई चीज़ आई है, ये मैंने तो नहीं सुना था आज तक। स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट तो सुना था, SEA। ये डेवलपमेंट प्लान कुछ नया है, पंजाब ने निकाला है। कुछ पता है आप लोगों को? अमजद? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कोरिलेट किया हुआ है इसको। पक्का? जो भी ये प्रोजेक्ट होगा ना जी, कैटेगराइजेशन चल रही है ना आजकल, वर्ल्ड बैंक बहुत ज्यादा जोर दे रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हाँ ऊपर। सस्टेनेबल, बाकी तो सस्टेनेबल जो हो रहा है वो तो हम तो सारी सर मांगते हैं वर्ल्ड बैंक से ही है ना, वर्ल्ड बैंक, हाँ एशियन बैंक, हम तो उन्हीं से मांग के चलते हैं, तो उन्हीं के मानते हैं सारी चीजें। हाँ सही बात है। तो इसको हम देख लेंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, एक दफ़ा ये पूरा इन्होंने EI रिपोर्ट डाली हुई है। इसके अंदर हो सकता है हमें कोई चीज़ भी मिल जाए जिस पे हम इसके अंदर कीड़े निकाल सकें। ठीक है, तो आप लोग जो है बस ये सर मुश्किल है, रिपोर्ट काफी अच्छी लग रही है इनकी। हाँ रिपोर्ट तो अच्छी बनाई है इन्होंने। सर हाँ जी, एक बोले बात करनी थी आपसे। बोले। सर एक ग्रुप तो हमारा है, लेकिन आप हमसे भी नेक्स्ट ले लेना, नेक्स्ट संडे। इस संडे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक ग्रुप वाले आप बोले यार अगले मैंने सर अभी देखा है फाइल खोल के। कौन देगा? अच्छा, आपके अलावा कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार है तो बता दें मुझे, मैं उसको दे दूंगा। अब क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं है ना 20 सर। के बाद से करवाने, जो भी सीक्वेंस है उससे चले। एक टाइम पीरियड देते कि इसके बीच में आप लोग बना के रख लें, फिर जो है कंटिन्यू चलती रहेंगी।
डिस्कस कर ले फिर मुझे बता दीजिएगा। सर नेक्स्ट संडे से कर ले बस। नेक्स्ट संडे से कर ले, टाइम नहीं है असल में जी सर। क्योंकि फाइनल भी बिल्कुल सर पे है, फाइनल भी कराने हैं तुम लोगों के। फिर सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ कुर्बानी हम भी दे जाएंगे, बट अगर आप कुर्बानी देंगे ना सर तो वो बेहतर होगा। मैं क्या कुर्बानी दूं? मतलब आप मतलब इस तरह का कोई वो रखे ताकि हमें भी आसानी हो, आपको भी आसानी हो। 40 मिनट आप जहाँ पे कह रहे हो उसको थोड़ा सा कम कर दे, तो स्टूडेंट है हम सारे सर। स्टूडेंट है तो 10-10 मिनट नहीं बोल सकते, 10-10 मिनट तो बोलना चाहिए यार। आप लोगों को बोलने पे 10-10 तो बोल देंगे सर, संडे को छुट्टी होती है। अभी तक वो सही कह रहा था, नोमान साहब ने कुछ बात कह दी थी। तो फिर ये है कि संडे नहीं, फिर जुमे वाले दिन रखेंगे। लेकिन एक सेशन तो मैं लूंगा आपसे संडे, इस संडे में नहीं चले नेक्स्ट संडे पे रखूंगा। जरूरी है। ठीक है ठीक है सर। तो तूने वो डबल उठेगा वाला जरा शब्द को पास आता बड़ा होगी जब से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होंगी। जरूर कार क्या कह रहे हो उस्मान? डबल उठेगा वाला डेट क्या होगी जब से presentation यार मैं ना इसको ना ग्रुप पे डाल दूंगा। ग्रुप ए ना फर्ज किया, ग्रुप ए जो है वो नेक्स्ट वीक से देना शुरू करते हैं, नेक्स्ट जुमे को। ठीक है